चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों को हमारे इंडिया का एक बैंकिंग सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शनल है, वो आपको पूरी तरह से यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, हमारे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या हैं, कितने बैंक्स होते हैं, कितने तरह के बैंक्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, है ना, ये लोन कैसे आपको देते हैं, डिपॉजिट्स कैसे रखते हैं, मनी क्रिएशन किस तरह से होता है, ये बहुत सारी बातें हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, वैसे देखा जाए तो ये यूनिट 2 जो हम पढ़ रहे हैं ये 6 मार्क्स की है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखती है, दोनों चैप्टर मिला के 6 नंबर के आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ये नॉलेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हो। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये मान के चलो कि आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेजेस आपको हो जाएगी और आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, तो आप बहुत ही शान से कर सकते हो कि हमें तो भैया बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज है। ठीक है, और आपको बीकॉम 3rd ईयर तक का वेट नहीं करना पड़ेगा जब आपके सब्जेक्ट आएगा पूरा मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, आप लोगों को उसके पहले काफी सारी नॉलेज होगी। ठीक है, बेसिक बेसिक नॉलेज आपको सारी होगी। तो बेटा हम मनी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मनी क्या होती है, मनी कितने तरह की होती है, मनी का एवोल्यूशन क्या था, हिस्ट्री क्या थी, ओरिजिन क्या था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मनी कैसे काम करती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में बैंकिंग सिस्टम पे आ रहे हैं। मनी का रिलेशन डायरेक्टली किससे है बच्चों? बैंक से। ठीक है, और बैंक क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं बैंक से? पहले बताओ बच्चों, कौन बताना चाहेगा कि एक जनरल लैंग्वेज में आप लोग बैंक से क्या समझते हो? कौन बताएगा क्या होता है भाई बैंक? सर जहाँ सर पे एक अपन अपना जो फाइनेंशियल होता है। इंस्टीट्यूशन। हाँ नहीं बोलो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सर जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक मनी बोरो और बोर अपनी मनी डिपॉजिट करती है और फिर बैंक्स उसको लेंड करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं और बैंक उनको लोन देती। ठीक है, मतलब बैंक के दो काम बताए उन्हीं ने। एक तो बैंक क्या करता है, आपसे डिपॉजिट्स लेता है, और दूसरा काम बैंक क्या करता है, आपको लोन देता है। एम आई राइट? यही होता है, ये दो बेसिक वर्क है बैंक के। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सही बात है, यही होता है। लेकिन हमारे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है बेटा, वो बैंकिंग सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है। सभी लोग ध्यान रखो, हमारे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हमारे इंडिया में एक टाइप का जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, और जो दूसरे टाइप के जो बैंक्स हैं दैट आर कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक होता है। हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, ये हम जानते हैं। और कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? बाकी जितने बैंक्स हम लोग देखते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? कॉमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब वैसे देखा जाए तो कॉमर्शियल बैंक्स में भी आगे कैटेगरीज होती है, प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हैं। ठीक है, और जो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह है ना, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, खैर इतना हमको ज्यादा आगे जाने की फिलहाल इसमें जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए आप लोग ये याद रखो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, देख लो सर, सब लोग एक बार, इंडियन बैंकिंग सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरे होते हैं बच्चों कॉमर्शियल बैंक्स, और कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। सर इस सर चैप्टर में आरबीआई हमें की क्या पढ़ना है? ब्रांचेस भी होती हैं क्या? क्या? रिपीट करो एक बार, क्या बोल रहे हो? आरबीआई की ब्रांचेस भी होती हैं क्या? नहीं बेटा, आरबीआई एक सिंगल बैंक है जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ये कोई ऐसा मत मानो कि ये कोई प्रॉपर एक बैंक है, ये बैंक्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है, जो हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन पे कंट्रोल करता है, और जो मनी फंक्शंस होते हैं उनको ये देखता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। अभी हम देखने वाले, चिंता मत करो, इस चैप्टर में हमें यही करना है बच्चों। इस चैप्टर में हमें बहुत डिटेल में कमर्शियल बैंक्स को पढ़ना है
और बहुत डिटेल में सेंट्रल बैंक को भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम कॉमर्शियल बैंक्स पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक पढ़ने वाले हैं, और इन बैंक्स का मीनिंग हम पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे, इनके रोल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये मनी क्रिएशन कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और आप लोगों ने नाम सुना होगा CRR, SLR, रेपो रेट्स, ये सब क्या होता है सर, ये भी हम पढ़ेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं, सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा इस चैप्टर में नॉर्मल टाइम से 1-2 दिन ज्यादा लेने वाला हूँ, तुम्हें लग गया होगा मनी में भी मैंने 1-2 दिन ज्यादा लिए थे, क्योंकि बच्चों आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो उसकी, ठीक है। हम एक शब्द नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, हर चीज कवर करते हुए चले। तो ये सबको पता लग गया है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेकंड है कमर्शियल बैंक। तो बच्चों हमें क्या स्टार्ट करना है सबसे पहले, तो हमें सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। हमें कमर्शियल बैंक्स स्टार्ट करने हैं और इनको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चलो भाई थोड़ी सी इनके बारे में नॉलेज ले ली जाए। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं बच्चों? कमर्शियल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपका पैसा डिपॉजिट करते हैं और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ने पर लोन भी देते हैं, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बैंक्स जो आपसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, सभी लोग वर्ड्स याद रखें, दोस बैंक्स विच एक्सेप्ट्स योर डिपॉजिट्स या देयर कस्टमर्स डिपॉजिट्स, एंड सेकंड दे विल बी प्रोवाइडिंग लोन्स इफ कस्टमर्स आर नीडेड। जब उनके कस्टमर्स को जरूरत पड़ती है तो वो बैंक्स लोन भी देते हैं, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स भी देते हैं। ये दो बेसिक वर्क जो बैंक करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब एक वर्ड एक और है बच्चों जो बहुत कंफ्यूज करता है हमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बड़ा कंफ्यूज करता है सर कि सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बैंक होता है क्या, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कुछ और भी होता है? बच्चों सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं अगर वो आपने समझ लिया तो ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बच्चों बैंक के दो वर्क होते हैं, मैंने बताया आपको। बैंक के दो काम कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है बच्चों कि आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, ठीक है, आपका पैसा जमा करते हैं अपने पास, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इनका? प्रोवाइडिंग लोन्स, ठीक है, आपको लोन देते हैं। बच्चों ये दोनों एक्टिविटीज बैंक की बहुत बेसिक एक्टिविटीज है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों एक्टिविटीज होती हैं तब उस इंस्टीट्यूशन को बैंक कहा जाता है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर कोई एक एक्टिविटी करता है इनमें से, सुन लेना बात बहुत ध्यान से, अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था इन दोनों में से कोई एक काम करती है बस, या तो वो लोगों का पैसा डिपॉजिट करती है या फिर सिर्फ लोन देने का काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कौन सा इंस्टीट्यूशन है? जो इन दोनों में से कोई भी एक वर्क करता हो। लेकिन वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक कब बन जाता है? जब वो दोनों काम एक साथ करता हो। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? और ये कंफ्यूजन दूर करो हमेशा। यस सर। यस और नो बाकी सब बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लो। कहीं ये वर्ड आ जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे सर ने बता रखा है हमें क्यों कंफ्यूज होना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि या तो वो इंस्टीट्यूशन काम करता है या तो कंपनी काम करती है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का या फिर लोन्स प्रोवाइड करने का, दोनों एक साथ नहीं करती। और अगर दोनों एक साथ कर ले तो वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है? बैंक हो जाता है। अब मैं अगर तुम लोगों से बोलूं तो आंसर देना, क्या सारे बैंक्स, ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? क्या ये सही लिखा है मैंने? यस सर। बिल्कुल सही है। वही मैं अगर बोलूं ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंक्स, क्या ये सही है? नो सर। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई एक काम करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे बच्चों। अच्छा एग्जांपल क्या है इसका? जैसे बजाज फाइनेंस है या बजाज फिनसर्व बोलते हैं हम इसको, जैसे LIC है ना, ये दोनों काम नहीं करते हैं बच्चों आपके, ठीक है। अब वैसे LIC लोन भी देता है और पैसा भी जमा करता है, लेकिन क्या उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। तो वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो टाइम पूरा होने पर ही आपको मिलेगा। तो याद रखें सभी लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और बैंक में फर्क होता है, ठीक है। फर्क क्या है कि बैंक दोनों काम करता है, जो बेसिक वर्क है वो दोनों करता है, ठीक है। जबकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उन दोनों में से कोई एक काम करता है।
ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ये एक बहुत बेसिक सा फर्क है। चलो, तो बच्चों हम थे कॉमर्शियल बैंक्स पे। तो कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या बनेगी पता है आप लोगों को? कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बनेगी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपने कस्टमर से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ उनको जरूरत करने पड़ने पर जब वो नीडी हो तब उनको लोन्स भी प्रोवाइड करवाता है या क्रेडिट फैसिलिटीज भी देता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जरा एक बार सभी लोग बहुत ध्यान से देख लेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक और ये डेफिनेशन एक बार में पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, एक बार में हमें पढ़ो क्या है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which performs the functions of accepting deposits, granting loans and making investment। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? तुम लोगों ने सुना है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर इन्वेस्टमेंट बच्चों आजकल जो बैंक्स वगैरह है ना, ये आपको म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी भी देते हैं। अगर आप लोगों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, ठीक है, एसबीआई में किसी का अकाउंट हो, तो आप जाके वहां पे पूछ सकते हो कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, क्या आप हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करवा दोगे? तो वो कहेंगे कि डेफिनेटली करवाएंगे, हम आपको कंसल्ट कर देंगे, आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाना, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, वो आपको ये फैसिलिटीज देते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बैंक हमें देते हैं। लॉकर फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी, चिंता मत करो, फंक्शंस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखें दो बेसिक वर्क है इसमें से, ये तीसरा तो ऐसे ही लिख दिया हमने। दो बेसिक वर्क है कि पहला वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है इसके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बेटा देखो, कॉमर्शियल बैंक्स के नाम में क्या है, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मींस कॉमर्स वर्ड से ये बना है, तो ऑब्वियसली इनका वर्किंग ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इनका वर्किंग ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना होता है। सर ये प्रॉफिट अर्न कैसे करते हैं? चलो भाई हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। सभी लोग बहुत ध्यान से देखना कि भाई कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, हम जितने बैंक देखते हैं वो कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं बच्चों। कॉमर्शियल बैंक के अलावा एक ही बैंक है, वो है आरबीआई, दैट इज फादर ऑफ ऑल बैंक्स। वो सब पे कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। कोई गलत हरकत करता है तो चटा मार देता है, कंट्रोल करता है ना, इतनी सी बात याद रखो। बाकी हम यहाँ पे जनरल बैंक्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल भी भूल जाओ, बैंक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो बैंक्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं जरा हम लोग समझते हैं। सभी लोग ध्यान देना बच्चों, याद करो जब चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे क्लास इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। सभी को याद है? यस और नो? यस सर। ठीक है, वहीं पे मैंने एक चीज आपको और समझाई थी बच्चों। क्या समझाई थी? कि भाई ये जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता है, या जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, ये बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है। देखना ध्यान से, बैंक में डिपॉजिट करवाया, इमेजिन यहाँ पे 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाया। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर ने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाया। ठीक है, अब बैंक के पास पैसा आ गया, बताओ इसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलता है? आपके प्रोड्यूसर सेक्टर को। किसको मिलता है बच्चों? प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, एक बात ध्यान रखना, हम ये बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये हमारी इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करके अगर लोन नहीं देंगे तो मुझे बताओ प्रोडक्शन का काम कैसे होगा? और जब प्रोडक्शन का काम नहीं होगा तो आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मिलेगी? ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आपको क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए ना, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब परचेस कैसे करेंगे वो? तो वो लोन लेके, वो क्रेडिट्स के जरिए परचेस करते हैं। ठीक है, और ये जो पैसा है बैंक के जरिए आता है, और बैंक के पास कहां से आता है भाई? बैंक के पास आता है हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो ये एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर ने बैंक को पैसे दिए, कितने दिए? 1000 रुपीज दिए। मुझे एक बात बताओ, लास्ट चैप्टर में तुम्हें याद होगा जब मैं मॉनेटरी सिस्टम समझा रहा था, मैंने बताया था, मॉनेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है वो अपनी पूरी डिपॉजिट को एज अ लोन नहीं दे सकता है। क्या किसी को याद है? बताया था मैंने?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताया आपको मैंने, ठीक है। मान लो इमेजिन इन्होंने 100 रुपीज रख लिए हैं और 900 रुपीज का लोन दे दिया इसमें से प्रोड्यूसर्स को। 100 नहीं दे सकते, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, वो रखना पड़ता है आरबीआई के पास, आपको पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पसेस से आपको रखने पड़ते हैं वो, ठीक है, वरना आपका बैंक खाली हो जाए तो, ठीक है। देखो 1000 रुपए बैंक में जमा हुए, ये हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाए, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, और बैंक ने वही पैसा बच्चों प्रोड्यूसर्स को एज अ लोन दे दिया। अब एक कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बैंक प्रॉफिट कमाना चाहता है, अब तुम लोग मेरे को बताओ कि बैंक Interest दोनों लगाएगा पे वो। इंटरेस्ट देता है, हाँ वो ठीक है, दोनों पे इंटरेस्ट देता है, डिपॉजिट पे देता है और लोन पे लेता है, ये सबको पता है। डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट देगा और लोन पे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। मुझे बताओ कि कौन से वाले इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होगी, लोन की या डिपॉजिट की? ऑब्वियसली लोन Loan की। लोन की, ऑब्वियसली लोन की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी। मतलब बैंक जो आपको लोन देता है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जबकि आपके डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो इमेजिन यहाँ पे 900 में से इन्होंने जो इंटरेस्ट अर्न किया वो किया बच्चों, इमेजिन 150 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न किया, और 1000 रुपीज पे इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया वो दिया 100 रुपीज का इंटरेस्ट दिया। जरा ध्यान से देखो, और अब मुझे बताओ कि इस एक ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक ने कितने रुपए कमा लिए? इस एक ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक ने 50 रुपीज अर्न कर लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस और नो? सही बोल रहे हो सर, सही Yes, बोल sir. सही है। Yes, तो sir. बच्चों ये बात याद रखना, अरे बैंक भी प्रॉफिट कमाते हैं, तभी तो इनका नाम कमर्शियल बैंक से बिजनेस करते हैं, ये भी बात समझ में आ रही है, बिजनेस करते हैं। अच्छा, ये दोनों रेट है सर, इनको किस नाम से जाना जाए? क्या इसको इंटरेस्ट रेट बोले बस हम? क्या इंटरेस्ट रेट बोलेंगे? नहीं बच्चों, याद रखना, याद रखें, ये इंटरेस्ट रेट जो आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, इसको तो हम बोलते हैं कौन सी रेट? बोरोइंग रेट। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मैंने आगे पढ़ के बताऊंगा अभी। बोरोइंग रेट, ठीक है। आपको डिपॉजिट पे जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट की रेट को क्या कहा जाता है? बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जब बैंक आपको लोन देता है और उस लोन पे इंटरेस्ट वसूलता है तो उस इंटरेस्ट की रेट को कहा जाता है लैंडिंग रेट्स, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेंगे इसको, ये लिखा हुआ है। और याद रखें, इस बोरोइंग रेट और लैंडिंग रेट दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको आप लोगों ने क्या बताया बच्चों? 50 रुपीज क्या है? प्रॉफिट। यस और नो? प्रॉफिट बताया। इस प्रॉफिट का भी एक टेक्निकल नाम है, इस प्रॉफिट का भी एक टेक्निकल नाम है, इसको कहते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, ठीक है। ये इसका एक टेक्निकल नेम है, सभी लोग याद रखेंगे। बोरोइंग रेट एंड लैंडिंग रेट दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो स्प्रेड होता है, और दूसरी लैंग्वेज में इसको आप प्रॉफिट कह सकते हो। ये बैंक के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो याद रखें, बैंक ऐसे ही काम करता है, बैंक आपसे पैसा लेता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, और उन्हीं डिपॉजिट्स में से मैक्सिमम अमाउंट वो एज अ लोन दे देता है। और ऑब्वियसली बात है, ये कॉमर्शियल है, इसीलिए वो देने वाला जो अमाउंट है, जो लोन है, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट देगा, तो उनके पास पैसा बचेगा, और जो बचेगा बच्चों वही प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी और ये सारी बातें जो मैंने बोली है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले एक बात याद रखें सब लोग कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की प्राइमरी यूनिट है। मतलब प्राइमरी क्यों कह रहे हैं इसको? मुझे बताओ, क्या कॉमर्शियल बैंक्स के बिना आरबीआई कुछ कर लेगा क्या? अरे मुझे बताओ, अगर टीचर क्लास में अकेला खड़ा है लेकिन बच्चे ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ा लेगा किसी को? किसको पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता किसी को। इसी तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी अकेला क्या कर लेगी अगर कंट्रोल करने के लिए बैंक्स ही नहीं है तो याद रखना, भले हम ये बोलते हैं, भले ही हम ऐसा कहते हैं कि आरबीआई इज अ मच ग्रेटर बैंक, या फिर वो एक कंट्रोलिंग या लीडिंग बैंक है, या बैंकर ऑफ बैंक्स कहते हैं उसको, या फिर गवर्नमेंट बैंकर भी बोलते हैं इसको, वो सही है सारी बातें, लेकिन स्टिल प्राइमरी यूनिट जो है बैंकिंग सिस्टम की वो क्या है? वो है कमर्शियल बैंक। अगर इसका एमसीक्यू आ जाता है तो बच्चे डेफिनेटली 95% गलत करेंगे, वो आरबीआई को प्राइमरी यूनिट बता के आएंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि प्राइमरी यूनिट कौन सा है? कमर्शियल बैंक इज नोन एज प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये सभी लोग याद रखें, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहीं से आप एक बात बोल सकते हो कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं, ठीक है।
और बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इमेजिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कमर्शियल बैंक्स इज अ बैकबोन, लाइक अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्लीज इलैबोरेट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी में जो 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, कौन कौन से? हमारे यहाँ जो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और साथ ही साथ अपना फॉरेन सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स किस पे डिपेंड हैं मनी के लिए? ये डिपेंड है कमर्शियल बैंक्स पे। और इनके पास अमाउंट कहां से आता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, जो अपना प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन एक एग्जांपल हमने लिया था, वहां मैंने बताया था। तो ये सेक्टर्स पैसा जमा भी करवाते हैं और यही सेक्टर इन पैसे को लोन के तौर पे लेते भी हैं, और इन्हीं की वजह से मनी सर्कुलेशन में होती है, इन्हीं बैंक्स की वजह से इकोनॉमी चलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आप पूरा समझा सकते हो विद चार्ट, जो मैंने आपको चार्ट बताया था। ठीक है, इस तरह से हमारी इकोनॉमी काम करती है, हमारा बैंकिंग सिस्टम इस तरह से हमारी इकोनॉमी को चलाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कमर्शियल बैंक्स आर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो बच्चों, यस और नो? सब लोग कर सकते हैं? थोड़ा बहुत लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग याद रखना, कमर्शियल बैंक्स किस तरह का काम करते हैं, ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई अभी। कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ठीक है बच्चों, ये बीच की कड़ी है। ठीक है, किन के बीच की कड़ी है? डिपॉजिटर्स एंड लोन लेने वालों के बीच की कड़ी है। ठीक है, यही वो एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लेता है और उसी पैसे को लोन के तौर पे देता है। अगर ये नहीं होगा तो जिसके पास जो पैसा है वो उसके पास ही रह जाएगा, वो सर्कुलेशन में आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कह सकते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक्स एक्ट्स एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज whose main function is to collect savings from household sector। बच्चों, ये हाउसहोल्ड सेक्टर से सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं एंड लैंड इट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, और ये उधार दे देते हैं उसको प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव सेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी। ठीक है, तो ये बात सब लोग याद रखें। अब आती है वो बात जो मैं आपको समझाना चाहता था कि कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट अर्न करते हैं। हाँ, डेफिनेटली करते हैं। कैसे? जरा देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट्स। बच्चों, डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है, डिपॉजिट्स पे याद रखना, डिपॉजिट्स पे जो रेट होती है उसको कहते हैं बोरोइंग रेट। और जिस रेट पे इंटरेस्ट लिया जाता है, मतलब उधार देके इंटरेस्ट लिया जाता है, पढ़ो आगे, एंड द रेट एट विच बैंक्स लैंड आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड द लैंडिंग रेट। उसको कहते हैं लैंडिंग रेट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक्स। और यही वो प्रॉफिट होता है जो बैंक्स ने अर्न किया है। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने ये पढ़ लिया कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई। ठीक है, हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि कमर्शियल बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इसको मत भूलना, इनका टारगेट भी क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट्स को अर्न करने का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिए इसके। उसके बाद हमने समझा कि कमर्शियल बैंक कैसे बैकबोन होते हैं, कैसे प्राइमरी यूनिट होते हैं, क्योंकि यही वो एक बीच की कड़ी है जो मनी सर्कुलेशन में लाती है इंडिया में। आरबीआई पैसा दे देगा, लेकिन उसको सर्कुलेशन में कौन लाएगा? कमर्शियल बैंक्स लेके आएंगे। वो आपको पैसा देंगे, वो डिपॉजिट्स लेंगे और उसी को उधारी के तौर पे देंगे। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसीलिए ये कहलाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज भी, क्योंकि ये हाउस होल्ड सेक्टर से कलेक्ट करते हैं सेविंग्स और प्रोड्यूसर सेक्टर को उधार देते हैं, लोन्स देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उस रेट को क्या कहते हैं? बोरोइंग रेट। और जिस रेट पे लोन दिया जाता है उस रेट को क्या कहते हैं? लैंडिंग रेट। और दोनों रेट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं स्प्रेड। ओके, और यही वो प्रॉफिट होता है जो अर्न करता है बैंक, कमर्शियल बैंक। बताओ भाई, क्या सभी को ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गई यहाँ तक की? यस और नो? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलिए यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं बच्चों, और वो जो चार्ट है वो है अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स क्या क्या काम करता है। ठीक है, और ये वो टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं कल से डिटेल में।
लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक चार्ट के जरिए उसको समझा रहा हूं, ठीक है? तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बेटा कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को, उनके कामों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है? पहली कैटेगरी है प्राइमरी फंक्शंस और दूसरी है सेकेंडरी फंक्शन। और तुम में से जितने लोग हैं सभी मेरे को प्राइमरी फंक्शन बता देंगे फिंगर टिप्स पे। कितने होते हैं प्राइमरी फंक्शन? सभी को याद है, अभी भी बताया मैंने, कितने होते हैं? 2. Accepting प्राइमरी deposit or फंक्शंस होते advancing हैं। of कौन loan. कौन से? नंबर 1 Deposit Deposit. or lending loan. Accepting deposit or advancing of loan. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन्स, है ना? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन देते हैं, ये इनके प्राइमरी फंक्शन है। बेटा प्राइमरी मतलब जो सबसे बेसिक काम है। इस प्राइमरी का मतलब ये नहीं है और काम नहीं करते बैंक, और भी करते हैं, बैंक बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शन की। प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल वर्क। तो सबसे फंडामेंटल वर्क जो है वो 2 होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स नंबर 1, ये अपने कस्टमर्स से, अपने अकाउंट होल्डर्स से क्या एक्सेप्ट करते हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अब जरा एक तुम्हें जनरल नॉलेज की बात बच्चों में और बता दो। एडवांसिंग, अभी आप लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना 12th क्लास में, ये अकाउंटिंग आप किसके लिए पढ़ रहे हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्मेट्स। जैसे 11th क्लास में जो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी बच्चों? फॉर सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, है ना? बहुत ऑब्वियस सी बात है। अभी आप पढ़ रहे हो अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्मेट्स। जैसे कंपनी के लिए आपने पढ़ा, जैसे आप लोग पढ़ोगे पार्टनरशिप फर्म के लिए, जैसे आपने एनपीओस पढ़ लिए, जैसे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन जब राजस्थान बोर्ड वाले होते हैं वो पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। ये भी अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्मेट होते हैं। मुझे बताओ, क्या कमर्शियल बैंक एक बिजनेस फॉर्मेट नहीं है क्या? क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्टिव इनका प्रॉफिट अर्निंग है, यस और नो? ये भी तो बिजनेस का एक फॉर्मेट है। बिल्कुल है। Yes, और ये भी अपनी अकाउंटिंग करते होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। तो बच्चों ये जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, ये आपको पता है कहाँ पढ़नी पड़ेगी? ये आपको पढ़नी पड़ेगी जब आप ग्रेजुएशन करोगे, तो ग्रेजुएशन के बीकॉम 3rd ईयर में आप पढ़ोगे। और अगर आप सीए करते हो तो सीए के इंटरमीडिएट में, सीए का जो सेकंड ग्रुप होता है आईपीसीसी का, इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप जो होता है, वहां पे एडवांस अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट आता है, वहां पे आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज। बैंक भी कंपनीज के तौर पे काम करते हैं, बैंकिंग कंपनीज। तो वहां पे आपको बताया जाएगा बेटा ये जो वर्ड होता है ना, वर्ड लोन, ये जो लोन वर्ड है ये हम लोग काम लेते हैं, हम लोग इसको काम लेते हैं लोन को। क्यों? क्योंकि लोन हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लोन वर्ड वो काम में लेता है जिसके लिए लाइबिलिटी होती है। बेटा अगर मैं लोन लेके आता हूं बैंक से तो मेरी क्या है? ये लाइबिलिटी है ना? ये हम समझते हैं लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है? लेकिन बच्चों बैंक कौन सा वर्ड इस्तेमाल करता है? क्या बैंक भी लोन को लोन ही बोलता है क्या? नहीं। याद रखना, बैंक लोन को क्या कहता है? एडवांसेस। याद रखना, लोन कौन कहते हैं? लोन बोलते हैं अकाउंट होल्डर्स या फिर जो उधार ले रहे हैं वो लोग। और बैंक कौन सी टर्म काम में लेता है? एडवांसेस। तो बैंक के लिए जो टेक्निकल टर्म है लोन की वो क्या है बच्चों? एडवांसेस, ठीक है? और जैसे हमारे लिए लोन लाइबिलिटी है ना, वैसे तुम बता दो बैंक के लिए लोन क्या होगा? लाइबिलिटी या एसेट? एसेट होगी ऑब्वियसली। तो उनके एसेट साइड में वो आता है एडवांसेस, ठीक है? तो याद रखना ये वाली बात, है ना? इंटरेस्ट उनके लिए इनकम होती है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। खैर ये मैंने बहुत बेसिक सी बात करी है, सब लोग जानते हैं वैसे इसके बारे में, ठीक है? लेकिन ये बात ध्यान रखना कि एडवांसेस जो वर्ड है उसको देख के हम कंफ्यूज ना हो, है ना? एडवांसेस लोन को ही कहते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं होता, एक टेक्निकल टर्म मैंने बताई। अच्छा सर, प्राइमरी फंक्शन के बारे में आप बता रहे थे। प्राइमरी फंक्शन 2 हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं क्या सर? इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो 3 तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से? करंट अकाउंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। याद रखना, जब भी आप एटीएम में जाते हो बेटा पैसा निकालने के लिए, तो आपको याद होगा कि वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का। देखा होगा सबने कभी ना कभी। बेटा ये 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं और दोनों की अपनी खासियत होती है। जैसे करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट की खासियत क्या है कि ये किसके लिए बना है? ये बिजनेसमैन के लिए बना है। क्यों बना बिजनेसमैन के लिए?
क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है उसको जरूरत पड़ सकती है एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने की, तो एक दिन में कई बार वो विड्रॉल भी कर सकता है, कई बार डिपॉजिट भी कर सकता है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा लेगा ना, तो उस सेविंग अकाउंट पे बच्चों होती है रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी। सेविंग अकाउंट जो हम जैसे लोगों का होता है ना, जो हम जैसे घरेलू लोग होते हैं, हमारा कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है कि उस पर लिमिट सेट होती है। जैसे आपकी लिमिट सेट है 20,000 या 30,000 या 40,000, ये अलग अलग बैंक्स के हिसाब से डिफर करता है कि इतना आप एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, डिपॉजिट एंड विड्रॉल सब मिला के। तो अगर मान लो कि एक बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट खुलवा लेगा, तो उसका काम होगा क्या? मान लो उसका पहला ट्रांजैक्शन ही 1 लाख रुपए का हुआ एक दिन में, 1 लाख रुपए की सेल हो गई, अब उसके बैंक में आनी है, तो क्या बैंक एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। सेविंग अकाउंट में नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप एक दिन में 50 ट्रांजैक्शन करो, कितने भी अमाउंट के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अकाउंट जो है ये बना किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए। ठीक है। लेकिन इस अकाउंट की एक कमी भी है, क्या? कि इसके डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। याद रखना, करंट अकाउंट की जो डिपॉजिट होती है इस पे इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों सेविंग अकाउंट की, डेफिनेटली इस पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये हम जैसे जो घरेलू लोग हैं, हम जैसे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हम क्या करते हैं? जॉब्स वगैरह करते हैं, सैलरी अर्न करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, हम अपने अकाउंट में डालते हैं। हम जैसे लोगों के लिए ये है, और हम इंटरेस्ट भी चाहते हैं। तो याद रखें कि सेविंग बैंक अकाउंट जो होते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इन पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये बात सभी लोग याद रखेंगे, है ना। तो इन दोनों ही अकाउंट में आपको पैसा डिपॉजिट करने की बैंक छूट देता है। आप बैंक में अकाउंट खुलवाओ, चाहे तो करंट अकाउंट, चाहो तो सेविंग अकाउंट। और मुझे ये बता दो बच्चों, इन दोनों अकाउंट को मिला के कुछ बोलते हैं, मैंने बताया था अभी लास्ट चैप्टर में, कौन बताएगा? इन दोनों अकाउंट्स की जो डिपॉजिट है उसको मिला के कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? डिपॉजिट। फिक्स नहीं बेटा, फिक्स तो इसमें आएगा, क्या कहते हैं बताओ? सर डिमांड डिपॉजिट। वेरी गुड। हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो बच्चों? अभी तो पढ़ के निपटे हैं, तो डिटेल में पढ़ाया था तुम लोगों को। डिमांड डिपॉजिट क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट जो आपके मांगने पर दे दिया जाए, या फिर चेकेबल हो, जिसको चेक लगा के आप पैसा निकाल सकते हो। हाँ अक्षु बोल, बहुत देर से हैंड रेज कर रहा है। बोल अक्षु, क्या कह रहा है? सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, करंट अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के सेविंग अकाउंट में डाल दें? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर ले ऐसा, है ना। कर ले तो कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर बात तो वही आ जाएगी ना सर, 1 लाख रुपए सीधा सेविंग में डाल दो। तेरे को लगता है कि बैंक वाले बेवकूफ है? है ना, ऐसा होता नहीं है। देखो, अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हो तो सेविंग अकाउंट आप एज अ बिजनेसमैन नहीं खुलवा सकते, है ना। ये एक ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बात है ना, नहीं खुलवा तो सकते। सर ये किसी और के कॉम्बिनेशन, अकाउंट में डाल ले। ये कॉम्बिनेशन हाँ कर सकता है ऐसा यार, कर ले, लेकिन बात बराबर ही पड़ती है ना, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है और इस पे मिल जाता है। अगर इंटरेस्ट अर्न करना ये आपका तो कह रहा हूँ पर्पस सर, है, इंटरेस्ट आ रहा है तो सर हाँ प्रॉब्लम हाँ क्या है? हाँ, कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन मत बना, है ना, कोई मतलब नहीं ऐसा काम करने का। तो ये तो हो गई बच्चों डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसका मैंने नाम आपको एक और दिया था, टर्म डिपॉजिट। बच्चों टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? इसमें दो ही एग्जांपल आते हैं। जैसे आप, एक तो आती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, और एक आती है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो एफडी एंड आरडी सब लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। एफडी क्या होती है बच्चों? कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए मैंने क्या किए हैं, बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करवा दिए 5 साल के लिए। ठीक है, अब 5 साल तक वो अमाउंट निकालने लायक नहीं है, मैं उसको निकालूंगा 5 साल के बाद, तो मेरे को अमाउंट विद इंटरेस्ट मिलेगा बढ़ के। और ये जो टाइम डिपॉजिट्स होती हैं, इन पे इंटरेस्ट की रेट थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट के पर्पज से ही सामने वाला पैसा डिपॉजिट करवाता है, तो इन पे इंटरेस्ट की रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये बात सब लोग याद रखें। तो टाइम डिपॉजिट के दो एग्जांपल हो गए, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, ये रेकरिंग डिपॉजिट क्या होती है? ये भी फिक्स डिपॉजिट की तरह है, लेकिन दोनों में फर्क इतना सा है कि फिक्स डिपॉजिट में आप पूरा अमाउंट एक साथ जमा करवाते हो, जैसे पूरे 1 लाख रुपए आपने जमा करवा दी 1 साल के लिए। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे आप अमाउंट जमा करवाते हो इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे पर मंथ आप बच्चों यहाँ पे 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाते हो, तो पूरे साल भर में आपके कितने डिपॉजिट हो जाएंगे?